लास्ट चुनाव जो विकास पर लड़ा गया था और जो शाइनिंग इंडिया पर लड़ा गया था वो था 2004 में वाजपेयी जी का। आपको ऐसा लगता है कि जो स्थिति 2004 में इंडिया शाइनिंग के समय हुई थी, भारत में विकास के नाम पर अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता? कभी आपको उसका भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, हमने 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने वायदा किया था ईमानदार सरकार देंगे, दमदार सरकार देंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार हमने किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। 2019 में हम गए तो सबने कहा कहां बीजेपी जीतेगी, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत 30 सालों के बाद किसी को मिला था तो मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2019 में हम अपने काम को लेकर गए, काम के नाम पे सुधीर जी वोट मिला। एक दमदार सरकार दिखती थी, भारत के पीछे खड़ी थी। अगर आतंकवादी हमला होता तो घर में घुसकर मारते थे। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अब मैं आना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर। इसको लेकर सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और तमाम तरह की बातें इसमें हो रही हैं। अब लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक कनेक्शन ये सामने आता है कि जो लोग भ्रष्टाचार में फंसते हैं वो अचानक से बीजेपी को चंदा देना शुरू कर देते हैं, ये जो कनेक्शन है ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन कहता है? ये पक्ष के ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा कहता है, ये डेटा कहता है। नहीं, ऐसा है सुधीर जी, 2014 से पहले या 2019 से पहले कहिए, जितने चुनाव हुए, मैं खुली चुनौती देता हूं आज तक, आप 1947 के बाद आज तक जितने चुनाव हुए, किस राजनीतिक दल को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, किस व्यापारी ने कितना चंदा दिया, ये आप कृपया करके देश के सामने जरूर रखिए। बिल्कुल कहते डेटा कहता, बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, शराब घोटाले में ईडी ने शरत रेड्डी को, नहीं, ऐसा है वो 2022 को गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैं इस पे भी आऊंगा। हाँ। मैंने एक सवाल पर पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि कोई आदमी गिरफ्तार होता है किसी स्कैम में और फिर वो गिरफ्तार होने के बाद उसके बाद भी बीजेपी को वो चंदा देना शुरू कर देता है? जो पार्टी उसे गिरफ्तार करवा रही है उसी को चंदा दे रहा है और पहले के मुकाबले और ज्यादा चंदा दे रहा है। मैं आपको फिर कहता हूं, ये आंकड़े आपके सामने आज इसलिए आते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लाए? भारतीय जनता पार्टी लाई। हम पारदर्शिता लाए चुनाव फंडिंग को लेके, कि कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ने सुधीर जी की पार्टी को पैसा दिया, आपकी तो पार्टी ने, मान लो किसी एक की पार्टी को पैसा दिया और वो 100 रुपया देता है तो 15 रुपए तो पार्टी में जमा कराता है, 85 रुपए घर लेके तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये सार्वजनिक हो जाएगा? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका सार्वजनिक होने पे। क्या फर्क है सुधीर जी इसमें? हमारी पार्टी की 303 सीटें लोकसभा में है, 100 राज्यसभा में है, 400 सांसद वाली पार्टी और 18 राज्यों में सरकार के बाद मात्र 6000 करोड़ का चंदा है, जबकि एक राज्य में तृणमूल पार्टी की सरकार है और कितना चंदा? 1600 करोड़ रुपया। ऐसे में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। तो क्या तुलना है इसमें? ये आरोप के बारे में स्पष्ट आपसे पूछता हूं। जो आरोप लग रहा है वो ये है कि ये एक तरीके से वसूली का रैकेट था। पहले आदमी फंसता है, उद्योगपति, फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के पार्टी को चंदा देता है तो वो छूट जाता है, फिर उसके प्रति नर्म रवैया हो जाता है। नेता के तौर पर अगर आप देखो, पहले वो फंसता है, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके केस बंद हो जाते हैं। ये दो सबसे बड़े आरोप आपकी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। इस पर आप क्या बताएंगे देश को? मैं ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए लॉटरी किंग ने 2 जगह चंदा दिया, डीएमके को दिया, तृणमूल पार्टी को दिया, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनके राज्य में दोनों की काम धंधा चलता तो इसलिए उसने पैसा दिया होगा, फंडिंग की होगी? शायद हो सकता है। तो तृणमूल और डीएमके उसका जवाब दे। बिल्कुल, ये सवाल हम उनसे भी पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल का कोई अपना काम धंधा नहीं। जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए आपको चंदा चाहिए। चंदा कौन देगा? देश का उद्योगपति देगा, व्यापारी देगा, जो कमाता होगा वही देगा ना। मैं और आप तो पर क्या वो बदले में आपसे कुछ चाहेगा भी कि मेरे काम होते रहें? हमारा बहुत पारदर्शिता के साथ काम करना है। क्या उसके बाद उसको जांच के लिए नहीं बुलाया? क्या उसको क्या साफ दे, क्लीन चिट दे दी? जांच तो अभी भी चल रही है। क्या जांच नहीं चल रही? जांच चल रही है शराब घोटाले की। किसको क्लीन चिट मिली है? अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। आपको लगता है क्लीन चिट एक बार्गेनिंग चिप की तरह है, जिसके आधार पर आप बार्गेन करेंगे इन सब लोगों से आगे? तो अभी अगर आपने वो चिप दे दी तो फिर तो खेल खत्म ही हो जाएगा। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के समय, आप मुझसे लिख के लीजिए, 100% गारंटी है कि ईमानदारी से सरकार चलाई है, आगे भी ईमानदारी से चलाएंगे। हमारे लिए केवल एक लक्ष्य है, अपने देश को विकसित भारत बनाना।
मैं अभी प्रशांत किशोर का एक बयान देख रहा था, तो प्रशांत किशोर का अपना जो एनालिसिस है इस सरकार और पार्टी के बारे में, वो कहते हैं कि उन्हें वोट तो आपका चाहिए, लेकिन वो वोट से कहीं ज्यादा चाहते हैं अब लोगों से। वो चाहते हैं कि मुझे वोट तो चाहिए ही, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल जो इम्प्रिंट है हम वो भी छोड़ना चाहते हैं। अब आप क्या खाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, क्या काम करेंगे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये भी पार्टी चाहती है कि आप ये भी करें। किसको चाहती है? लोगों से। बिल्कुल भी नहीं। आप स्वतंत्र हैं। 2014 से पहले लोग कहते थे, ये जो विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा वाले जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं, कि मोदी आएंगे मुसलमान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं सुधीर जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदुओं की तादाद जैसे पाकिस्तान में 23% से कम होकर 2% रह गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल भी हुआ है, आबाद भी हुआ है और बेहतर सुरक्षित भी हुआ है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के कपड़े फाड़ देता है कि इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, इन तो भ्रष्ट है, हम इनके साथ कैसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन दिल्ली में हाथ मिला लिए। ममता बनर्जी जी कोई सीट दे के राजी नहीं। वहां एसडीपीआई जो देश के खिलाफ चलती है जी, देश विरोधी ताकतें राहुल गांधी का समर्थन उनके चुनाव में करती। क्या चेहरा लेके देश में कांग्रेस जाएगी? क्या एसडीपीआई बची थी? यह दिखाता है कांग्रेस अपना दम तो रखती नहीं अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अगर इसको वायनाड में भी लड़ना पड़ता है राहुल जी को, तो वहां पे भी एसडीपीआई जैसे लोगों की सहयोग चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। पर आप भी तो देखिए अजीत पवार से हाथ मिला लेते हैं, आप भी चंद्रबाबू नायडू से दोबारा हाथ मिला लेते हैं, आप भी ये राजनीतिक दल है भाई। आप भी पंजाब में अकाली दल से दोबारा बातचीत शुरू करते हैं, बात नहीं बन पाती। नहीं, ये अलग बात है। बहुत अंतर है। इनमें से कौन देश के खिलाफ काम करता है मुझे बताइए। आप एसडीपीआई को आप टीडीपी के साथ नहीं जोड़ सकते, आप एसडीपीआई को एनसीपी के साथ तुलना नहीं कर सकते, आप एसडीपीआई की अकाली दल के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहता हूं। एक और मुद्दा है परिवारवाद का। परिवारवाद आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पर उन्हीं परिवारों के बच्चे या सदस्य जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उस परिवारवाद को भूल जाते हैं। आप जब चिराग पासवान आपके पास आते हैं तो आपको परिवारवाद उसमें दिखाई नहीं देता। अजीत पवार आते हैं उसमें परिवारवाद, अकाली दल में परिवारवाद नहीं आपको दिखाई दे रहा। बाकी सारे लोगों में भी परिवारवाद, मतलब जो आपके साथ आ गया वो परिवारवाद नहीं है, जो दूसरी तरफ रह गया वो परिवारवाद है। दो बातें। परिवारवाद के खिलाफ मोदी ने बहुत खुल के कहा कि वो दल जो एक ही परिवार के कंट्रोल में आगे चलते हैं, और उसमें से कुछ उदाहरण आपने अभी भी दिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कार्यकर्ताओं का दल है, जहां पे प्रधानमंत्री के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, अमित शाह जी के पिता किसी भूमिका में नहीं थे। उस तरह से हमारे कितने भी, राजनाथ सिंह जी से लेकर बाकी सब तक देखोगे तो कोई उस भूमिका के परिवार से नहीं आया। ना उनका कोई कंट्रोल एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके बाद उनके बेटे को मिला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब राजनीतिक गठबंधन की बात आती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आखिरकार उस क्षेत्र में, मान लीजिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ टाई अप किया, चिराग पासवान जी के साथ किया, या वहां पे टीडीपी के साथ भी किया। हम तो ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से किया हो, अपना दल से, हमने बहुत क्लियर किया कि हम उस दल के और हम इस पक्ष के हैं कि देश में चुना हुआ व्यक्ति तो एक परिवार से आ सकता है क्योंकि वोट करके देते हैं, लेकिन दल पे कब्जा एक ही परिवार का हो, ये भारतीय जनता पार्टी मानती कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। हम आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे।